ठीक है। रूट्स ऑफ इक्वेशन, अभी जो हमने इक्वेशन लिखी क्वाड्रेटिक की उसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने पे हमारे पास m1 एंड m2, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ दोबारा से, जैसे ये इक्वेशन थी इसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास m1 और m2 का आंसर आया। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास रूट्स ऑफ इक्वेशन से हमारे पास ये दो आंसर आए। अब बिकॉज ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन है, आंसर क्या लिखेंगे हम लोग। जैसे अभी हम फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व करके आए थे तो हमारे पास आंसर जो है वो y की फॉर्म में फंक्शन बन रहे थे। ठीक है। अब सेकेंड ऑर्डर को सॉल्व कर रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर में भी हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो m1 m2 का हमारे पास ये दो आंसर आ गए। अब इसको लिखने, अब रूट्स जो है हमारे पास वो, उसमें तीन कैटेगरीज हैं। मैं यहाँ पे आपको इस तरह से बता देती हूँ केसेस के हवाले से। केस 1, इफ़ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट। ठीक है। कह रहे हैं अगर रूट्स जो है हमारे पास, कौन से रूट्स, ये जो आंसर आए, अगर ये आंसर हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट है, मींस m1 अगर 2 आ रहा है और m2 इज़ इक्वल टू 3 आ रहा है। ठीक है। ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है, ये नहीं कि इस इक्वेशन का आंसर है। ये अगर m1 2 आ रहा है और m2 इज़ 3 आ रहा है, 2 और 3 इज़ रियल नंबर और डिस्टिंक्ट एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक। तो केस 1, तो किस तरह से हम इसके सोल्यूशन को लिखेंगे, हम लिखेंगे y इक्वल टू c1 e की पावर m1x प्लस c2e m2x। ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा किसका, केस 1 का। और केस 1 क्या है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा, ये पूरा सलूशन बन जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसको c1e m1 की जगह पे 2x प्लस c2e m2 की जगह पे 3x। ये हमारे पास सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन किसका है, ये सोल्यूशन हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि यहाँ पे हमने ये लिखी है। ठीक है। ये मैंने खुद से वैल्यूज़ ली हैं m2 और m1 और m2। तो हम इसका सोल्यूशन इस तरह से लिखेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे c1 एंड c2 इज़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, not fixed constant, arbitrary constant. ओके। m1 एंड m2 इज रूट्स, एंड रूट्स कौन से रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ये आपका बन गया सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस। ठीक है। केस 1 अगर रूट्स ये आए हमारे पास। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और नोट करो, एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ। सोल्यूशन में अगर हमें नहीं पता कि ऊपर जो क्वेश्चन है हमारा वो कितने ऑर्डर का क्वेश्चन है, सोल्यूशन देखना, सोल्यूशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतने ऑर्डर का हमारा क्वेश्चन होगा। ठीक है। देखो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, c1 एंड c2, तो इट्स मीन जो आपका क्वेश्चन है वो कितना है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। रूट्स अगर आपके पास हायर और क्यूब होती है इक्वेशन तो आपके पास 3 आंसर आते हैं। तो वो तीनों आंसर फिर आपने देखने हैं कि रियल है, डिस्टिंक्ट है, तो फिर आपको c1 c2 c3 ऐड हो जाता। ठीक है। ये हो गया आपका केस 1। सेकेंड बात, केस 2, 3 केसेस हैं टोटल। ठीक है। इफ़ रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि m की वैल्यूज रिपीट हो रही हो। ठीक है। m1 अगर मैं ले लूँ यहाँ पे 2 और m2 भी मेरे पास आ जाए 2, दोनों रियल भी हैं और रिपीटेड भी हैं, तो फिर उसको किस तरह से लिखेंगे हम, फिर उसको हम लिखेंगे y इक्वल टू c1 e की पावर mx प्लस c2 e की पावर mx इंटू x। ठीक है। किस तरीके से, देखो यहाँ पे अगर मैं x ना लगाती तो इन दोनों में से e की पावर mx कॉमन ले लेते, c1 प्लस c2 बन जाता अगर मैं x ना लगाती तो। ठीक है। c1 और c2 जो है आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दोनों ऐड होके एक कांस्टेंट बना देते हैं। ठीक है। तो वो एक कांस्टेंट तो ये शो करता है ना कि आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर की है, लेकिन क्योंकि हमारा जो सोल्यूशन बन रहा है वो सेकंड ऑर्डर का बन रहा है तो इसलिए फिर हमारा आंसर गलत हो जाता है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से हम नहीं बता सकते।
कि क्वेश्चन किस फॉर्म का है। ठीक है, यहाँ पे मैंने हमने x इस वजह से लगाया है कि अब अगर मैं e की पावर mx कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा c1 प्लस c2 और साथ में आ जाएगा x। तो फिर ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, और ऐड नहीं हो सकेंगे तो दो आर्बिट्री कांस्टेंट ये शो करेगा कि जो क्वेश्चन है आपका वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और e की पावर mx एक जैसा इसलिए है क्योंकि m हमारे पास रिपीटेड है, यहाँ पे हम m 2 और 2 ही रखेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा सेकंड केस। वही बात है, अगर यहाँ पे देखो x की पावर 0 है तो यहाँ x की पावर 1 है। नेक्स्ट अगर थर्ड भी रिपीटेड आ जाता है तो x की पावर 3 हो जाएगा, फिर 4 एंड सो ऑन। इस तरह से हम बहुत सारी वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। ये हो जाएगा केस 2। ठीक है, अब थर्ड केस हमारे पास क्या है? थर्ड केस हमारे पास है इफ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। इफ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, पहले तो हमने रियल की बात की थी ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड रिपीटेड। अगर रूट्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स आ जाए, मीन्स आयोटा फॉर्म में आ जाए, तो फिर उसको हम किस तरह से लिखेंगे? पहले मुझे बताओ, यहाँ तक ये दोस्त समझ आ गए? ठीक है, ये दोनों समझ में आ गए तो फिर मैं नेक्स्ट समझाऊंगी आपको।